आयुष्मान भारत जो हेल्थ देश जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने दिया है। अब आपको बता दें कि 1 तारीख से जो 1 सितंबर से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने सरकार को ये कहा था कि अब हम सर्विस नहीं देंगे क्योंकि हमारा जो पैसा है वो हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने इफ्को टोक्यो जो जनरल इंश्योरेंस है जिसका सरकार के साथ टाई अप है, जिसने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पैसा मुहैया करवाना था, उसको हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि भैया जब तक आपका सरकार के साथ जो मामला सुलझ नहीं जाता है तब तक आपको 3 साल पूरे करने हैं। रोहित जंडियाल मेरे साथ हैं, हेल्थ बीट को कवर करते हैं और पिछले 20 से 25 सालों का एक्सपीरियंस है। सर, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को, जो निर्देश जो माननीय हाई कोर्ट ने दिए हैं, कितनी राहत जो है वो पब्लिक के लिए है? अब देखो जी, ये जो हाई कोर्ट के जो ऑर्डर आए हुए हैं ये पेशेंट्स के लिए ही राहत भरे नहीं है। आमतौर पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत है। आप देखो कि हुआ क्या है कि ये कंट्रोवर्सी मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 1 साल से चल रही है। 1 साल से चल रही है जब इफ्को टोक्यो ने ये कह दिया था कि अब हम के बाद ही उन्होंने कह दिया था कि हम आगे नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, हम इसे आगे नहीं करेंगे। तो ये आप जम्मू कश्मीर एक इकलौती ऐसी स्टेट है जहां पर सभी लोगों को जो आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो है सभी को लाभ दिया गया था। से योजना जो स्टार्ट की थी 2020 में, ठीक है। तो अब हुआ क्या है कि इस योजना के तहत जो के सारे ऑलमोस्ट जहां पर 90% से ऊपर लोग हैं उन्होंने गोल्डन कार्ड बनाए हुए हैं। आप किसी भी प्राइवेट मिल रहा है, हम सब प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, 90% जो लोग हैं इसी योजना के तहत अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, ठीक है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल पर क्या हो गया था कि 300 करोड़ से ऊपर का जो उनकी लायबिलिटी एक बन गई थी। अब देखो 300 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है। 300 करोड़ रुपया अगर पेमेंट ना होती, अगर जैसा कि प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी उन्होंने थ्रेट मारा था कि हम पहली और उनका जो डिमांड थी वो जेन्युइन भी थी। बिल्कुल, वो तो कहाँ से देंगे, वो फ्री में इलाज करते हैं, उनको पैसा नहीं मिलेगा। मार्च के बाद किसी भी हॉस्पिटल को पेमेंट नहीं हुई थी। तो अब देखो कि जो एक पूरा एक नेक्सस है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि एक नेक्सस है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जब कोई टेंडर होता है तो वो क्या करती है कि टेंडर लेने के चक्कर में ऐसा अमाउंट भर देती है जो लास्ट में इतना कम डाल देते हैं क्योंकि होड़ लगी होती है, टेंडर उठाना है, किसी तरह से उठा ले, फिर कोर्ट में चले जाए। आपने कई मामले ऐसे देखे भी हैं कि कंपनीज ले लेती हैं, फिर चले जाते हैं कोर्ट में, चले जाते हैं जी, कोर्ट को कहते हैं देखिए जी हम काम कर रहे हैं। मतलब ये एक टैक्टिस होती है इनकी। क्या आप देखो जितनी कैंटीन्स हैं, जितने हॉस्पिटलों में कैंटीन्स हैं, दूसरे कोई और काम है, उसमें क्या होता है कि इतना कम रेट कोट कर देते हैं टेंडर लेने के चक्कर में। बाद में क्या होता है कि कई कंपनी ऐसे हेल्थ में मैंने कई ऐसे इशू देखे हैं कि बाद में कंपनी हाथ खड़ा कर देती है कि हम इस रेट पर नहीं दे सकते ऐसी। हालांकि पास जो पिछले मैंने देखा हुआ है कि पहले क्या होता था कि ऐसी कंपनीज को ब्लैक लिस्ट भी कर देते थे कि भाई आपने क्यों ऐसा रेट डाला है। वो तो बाद की बात आ गई कि आपने एक्शन ले लिया, लेकिन उस पूरे पीरियड में आप देखो कि पेशेंट कितना सफर करते हैं। 6 महीने से तो जो हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट, वो कह रहे हैं हमें पैसा ही नहीं आ रहा है। बीच में आप देखो कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ दिन पेशेंट एडमिट भी नहीं किए थे। उनकी दोबारा फिर जो स्टेट हेल्थ एजेंसी थी उनके साथ मीटिंग हुई बाद में सारे के, तो उन्होंने इंश्योरेंस दिया कि हम आपको पैसा दे देंगे, अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। तो उसके बाद फिर से स्टार्ट हो गए। अभी 2-3 दिन पहले जो कश्मीर में खासतौर पर जो मीटिंग हुई थी उसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे सारे, उन्होंने थ्रेट मारा था कि अगर हमें पेमेंट ना हुई हमारा तो हम 1 सितंबर के बाद अपनी सर्विस को बंद कर देंगे आयुष्मान योजना के तहत। अब ऐसे में जो कल डिसीजन आया वो सभी के लिए एक राहत भरा है कि अब इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी अगर, हालांकि अभी ये भी चांसेस हैं कि कोई इसी डिसीजन को ये ऊपर पड़ी डबल बेंच में जहां उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वगैरह में कहीं ना चैलेंज ना करें, लेकिन अगर उन्होंने चैलेंज ना किया और लेकिन आपको लगता नहीं है कि जब ये इस तरह के टेंडर्स बनाए जाते हैं, देखिए करोड़ों अरबों रुपए का खेल होता है, यहाँ पर लोगों को फायदा देना है, सरकार ने फिर कंपनीज को पैसा देना है, वो ठीक है, जहाँ तो पैसा सरकार से रहा है। आपको नहीं लगता है कि इस तरह के पहले से ही ऐसे टेंडर्स जब फ्रेम किए जाते हैं, आपको एक लंबा एक्सपीरियंस, आपने कई टेंडर्स आपने देखे हैं बनते हुए, कई नहीं भी होते सक्सेसफुल, फिर कंपनीज बीच में पंगा डाल देती हैं, अड़चन डाल देती हैं, तो आपको नहीं लगता कि लीगल पहलू को भी पूरा नजर में रख के उस वक्त टेंडर्स बनाए जाएं, या हड़बड़ी में ये चीजें? अब देखिए जिस तरह से इसमें मसला बना, ये हड़बड़ी ही थी ना, हड़बड़ाहट ही थी कि कंपनी बोल रही थी अब हमें नुकसान हो रहा है, हम 3 साल का पूरा नहीं कर सकते। आपको लगता है कि उस समय कुछ कमियां रह जाती हैं? देखो जो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है उसके लिए आते बोल रहा हूँ, जो सबसे मुझे गलत बात लगती है हेल्थ सेक्टर में कि आपने जो टेंडर का सिस्टम बनाया कि हम L1 को देंगे, जो लोएस्ट होगा उसे हम देंगे, मुझे यही सबसे बड़ा गलत लगता है। आप देखो कि जो मेडिसिन की सप्लाई होती है,
कई बार ऐसे रेट कोट होते हैं उसमें, तो फिर क्यों जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल की सप्लाई पर इतना ट्रस्ट नहीं करता है। इवन कि आप डॉक्टर्स भी उस पर ट्रस्ट नहीं करते, डॉक्टर ही बोलते हैं छोड़ो यार ये क्या खाने, बाजार से ले लो, आप अच्छी ब्रांडेड ले लो। अगर वही मुझे लगता है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जब भी कोई टेंडर बनाती है, कोई भी टेंडर बनाती है, उसमें एक्सपर्ट ही बनाते हैं, उसमें कोई, मैं कह रहा हूँ, और क्या एक्सपर्ट टीम्स आपके पास होती हैं, वो क्या करती हैं? उसमें आपको एक लोएस्ट अपनी तरफ से एक रेट फिक्स करना चाहिए कि आप इसके नीचे कोट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को आप देखना चाहिए एक्सपर्ट को कि ये इसकी लागत कितनी आती है मिनिमम अच्छी चीज की, कि आप एक, मैं कहता हूँ पैरासीटामोल ही है, ठीक है, बुखार के लिए, ठीक है, कई बार पैरासीटामोल को आप 50 पैसे कोट कर देते हैं कि हम 50 पैसे में सप्लाई करेंगे, ठीक है, आप कैसे उसे सप्लाई कर पाओगे वो सारी। फिर तो वही चीज हो जाएगी कि भैया आप क्वालिटी में कंप्रोमाइज कर लोगे, या फिर आप बाद में बोलोगे इसी तरह से सर अब हम नहीं कर सकते हैं, हमें नुकसान हो रहा है। बड़ी पुरानी आपको बात बता रहा हूँ कि एक बार हुआ क्या, बड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, जब मैं इस फील्ड में नहीं था, तो क्या हुआ कि एक बार सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामनगर में एक बार टेंडर हुआ खाने का, तो ठीक है, एक बंदे ने क्या किया कि टेंडर कोड किया कि मैं 35 पैसे का जो अंडा है वो सप्लाई करूंगा। वही 35 पैसे का अंडा तू कहाँ से लेगा, कहाँ से लेगा। बाद में क्या हुआ कि वो आगे कर ही नहीं पाया उसे। अब वही चीज वो टेंडर पास करने वाले और टेंडर भरने वाले, वो सब पर क्वेश्चन मार्क लगते हैं कि आप इन ऐसे रेट्स को आप कैसे। मैं कहता हूँ कि जब आपकी जो बिड, उसके बाद जब आप टेंडर भरते हो, उसके बाद जो ओपनिंग होती है, इनकी मीटिंग होती है सारी कंपनी की, कमेटी, पूरी कमेटी होती है, कंपनी से पूछा जाए कि भैया उसमें जब आप डिस्कस कर रहे हैं वो काम सही भी है या नहीं, क्या एक्सपर्ट क्या उसमें ये चीजें मतलब डिस्कस नहीं करते कि आप भाई इतने कम रेट पर कैसे फिजिबल है, आप कैसे चीजें दे पाओगे। अब एक साल में इन्होंने क्या किया कि हमें घाटा बढ़ा। भाई आपने क्या पहले कैलकुलेट नहीं किया था? आपको पहले पता नहीं था कि जम्मू कश्मीर की बड़ी कंपनी है इफ्को टोकी को, छोटी मोटी कंपनी थोड़ी मैं बोल रहा हूँ कि आपको पहले ही पता था कि जम्मू कश्मीर की 1.25 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से 98 जितने भी लोग हैं, जितने भी जो जिनके कार्ड बनने थे, तो आपको एक एस्टिमेट तो होता ही है कि भाई कितने लोगों का हम रोज ट्रीटमेंट करवाएंगे और कितना, क्योंकि हर चीज का पैकेज बना हुआ है। ये पैकेज अपना तो बनाया नहीं हुआ है, आयुष्मान भारत में हर चीज का पैकेज पहले का बना हुआ है, जो इंश्योरेंस कंपनी को भी पता है और आम लोगों को। ये है कि लोगों को परेशान करना है ये इसमें। लेकिन मैं नहीं कहता कि सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व है, मुझे कहता है कि ये सारी जो टेंडर प्रोसेस है वही गलत है। मैं पूछने वाला था, आपको लगता है कि जब इस तरह के टेंडर होते हैं, देखिए जब टेंडर, बड़ी गेम जो होता है, बड़ा जो बड़े पैसों वाला खेल जो होता है, खेल मतलब कि टेंडर बड़ा है, पैसे इन्वॉल्व है काफी ज्यादा, वो लगता है कि जो फिर आरोप लगते हैं कि यार कंपनी आई, उसने वहां से सिफारिश लड़वाई, वहां से सिफारिश लड़वाई, फिर अधिकारियों पर आरोप लगते हैं, कमेटी जो होती है उन पर आरोप लगते हैं, तो क्या ये सब पता होता है सबको, जानबूझकर ये चीजें करवाई जाती है? होता क्या है कि जब आपने एक कंपनी जब लोएस्ट रेट पर उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, होता क्या है कि एक एक बंदे ने भी 10-10 कंपनियां बनाई हुई है, ठीक है, एक कंपनी उनकी ब्लैक लिस्ट हो गई। फिर क्या होता है कि जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ डिपार्टमेंट, उन पर प्रेशर बन जाता है कि भाई इस कंपनी ने तो सप्लाई किया नहीं, ठीक है, वो फिर क्या कहते हैं कि अच्छा भाई जो सेकंड वाला है तू सप्लाई कर दे, जहाँ भाई फिर कहते हैं इमरजेंसी में सप्लाई हो जाती है, आते हैं, तो सारे एक नेक्सस है, मिला हुआ सब सिस्टम पूरा का पूरा जो तंत्र पर ही एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि सबको इस पर सबक लेना चाहिए जो सरकार को, कि जो इंश्योरेंस कंपनी, अभी तो मैंने सुना है कि गवर्नमेंट है ट्रस्ट मोड पर इसे चलाने की भी तैयारी कर रही है, लेकिन ये है कि इस तरह की परेशानी दोबारा ना हो, इस पर सरकार को दोबारा फिर से करना चाहिए विचार। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जब टेंडर्स होते हैं, टेंडर्स कोट किए जाते हैं, या जब कंपनी को L1 घोषित किया जाता है, तो वो जो कमेटीज बनाई गई उसमें इतने इतने एक्सपर्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? कभी उनको पूछा किसी ने? कभी सरकार उनसे पूछती है? अब इतनी परेशानी लोगों को हुई, जिन लोगों को इलाज नहीं मिला आयुष्मान में, उन लोगों की क्या गलती है इसमें? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या कोई उसकी जिम्मेदारी अधिकारी कोई लेगा? और इस कंपनी को कोई पूछेगा कि भैया आप लोग क्या कर रहे थे, यक मार रहे थे क्या जब आपने टेंडर डाला था, आपको पता नहीं था? ये चीजें इसलिए कहने की बात है कि जब सरकारी तंत्र, बाबूशाही इस तरह से अपनी मनमर्जी से काम करती, तो फिर इसी तरह के जो फैसले हैं, या फिर इसी तरह के जो रिजल्ट है वो सामने आते हैं। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।